प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया यसर, मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे जिन मौज़ूआत में, उसमें सबसे पहले रिंग रोड स्कैंडल मामले पर वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की खामोशी का राज खुल गया। रिंग रोड स्कैंडल से फायदा लेने वालों में खुद शेख रशीद का नाम निकल आया। फतह जंग में शेख रशीद की जानिब से 150 कनाल जमीन महंगे दामों फरोख्त किए जाने का इंकशाफ। शेख रशीद ने किस हाउसिंग सोसाइटी को कब जमीन फरोख्त की, अहम इंकशाफात शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे अली जफर की रिपोर्ट में जहांगीर तरीन को क्लियर कर दिया गया। तरीन ग्रुप के दावे पर अली जफर बोल उठे, दावों की तरदीद कर दी, मेरी रिपोर्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं, अली जफर का एतराफ। दूसरी जानिब नून लीग ने जहांगीर तरीन की रिपोर्ट के बाद शहजाद अकबर को ओहदे से हटाने का मुतालिबा कर दिया। इसके अलावा बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान का दौरा लिया, अरबों रुपए के मंसूबों का ऐलान कर दिया, गरीबों को इंसाफ सेहत कार्ड के जरिए बड़ा रिलीफ मिल गया। रोड हादसात में कई कीमती जानों का ज़िया, वजीर आजम मियां वाली से मुजफ्फरगढ़ रोड पर कब तवज्जो देंगे, इस पर भी रोशनी डालेंगे। सबसे पहले आमिर मतीन साहब, जो ये रिपोर्ट के अंडे बच्चे निकलने थे ये तो निकल रहे हैं, और जो आप कह रहे थे बड़े बड़े नाम आएंगे और अभी होता जाएगा ये सिलसिला। शेख रशीद साहब का नाम आ रहा है और अहम इंकशाफात हैं इससे मुतालिक, बताइए। ये क्लर्क साहब के बड़े प्रोफेटिक अल्फाज थे कि अंडे बच्चे निकलेंगे, पर वो अंडे तो नहीं बच्चे निकल रहे हैं, और बच्चे भी बहुत बड़े बड़े। तो पहले तो हमारा था गुलाम सरवर साहब का, फिर ये पहला स्कैम है जिसने जुल्फी बुखारी जैसे ताकतवर आदमी को मजबूर कर दिया कि वो रिज़ाइन कर दें, और रिज़ाइन करते वक्त उन्होंने कहा जी मेरा एक कनाल भी निकला है, एक छोड़े 123 कनाल ज़मीन तो निकल आई भी, अभी और पता नहीं कितनी निकलेगी। अब जो है शेख रशीद साहब, मतलब है कि हम सारे हैरान थे कि इतने अरसे से ये अब चल रहा है, रोज़ स्टोरी चल रही हैं, शेख रशीद साहब का बयान नहीं आ रहा था, और हमें FIA बड़ी कीन नज़र आ रही थी कि एक लड़ाई सी चल रही है एंटी करप्शन और FIA में, कि वो कहते हैं हमने तफ्तीश करनी है, FIA कह रही है हमने करनी है, नैब ने अपना मसला उठाया हुआ है। तो ये चक्कर क्या है? तो FIA की तो वजह आप समझ आती है, कीनत, वरना वो बेचारे तो बड़े लीनियंट होके पीछे बैठे होते हैं। तो स्टोरी कहने को ऑन द फेस ऑफ इट बड़ी एक आम सी स्टोरी है कि जी 125 कनाल ज़मीन जो है शेख रशीद साहब ने फतेह जंग रोड पे उनका जो फार्म है, उस 150 थैंक यू 150 कनाल जो है वो उन्होंने एक शख्स मलक तहसीन अवान साहब को बेच दी। कहने को ये सादा सी स्टोरी है, मगर ज़रा गहराई में जाए तो इसके अंदर काफ़ी कुछ निकल आता है। पहली बात तो ये है कि इनको जो शेख रशीद, जो कि एक मोटरसाइकिल पे बैठ के काले खान की न्यारी खाने जाने वाला एक मुतवस्सित आदमी और गरीब आदमी का जो हमदर्द है ना, वो एक सेठ रशीद है, वो शेख रशीद नहीं है, वो सेठ रशीद है कि डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी है आई एम श्योर, मगर 1100 कनाल 1168 कनाल, आप फिगर बड़ा सही बताते हैं, 1168 कनाल फतेह जंग रोड पे। ये सारी जो रिंग रोडें बन रही हैं, एन इधर से सीपेक जा रही है, इधर से रिंग रोड बन रही है, इधर से फतेह जंग रोड, चक्री रोड, इधर से जो है M1, इधर से M2 के बीच में बहुत ही प्राइस्ड लैंड जो है ना, 1168 कनाल के ये मालिक हैं, डिक्लेयर्ड है। आई एम श्योर उनके पास जवाब हो गया, मगर सवाल ज़रूर आता है, ये भी एक सवाल उठता है कि एक फुल टाइम पॉलिटिशियन के पास जिसकी कोई मारूसी इस तरह की कोई नोन नहीं है कि बड़े शेख साहब कोई बहुत अमीर आदमी थे, शेख साहब खुद बड़ा बताते हैं कि ये हम बड़े गरीब लोग थे, तो 1100 कनाल 1100 कनाल हशर वही तो नहीं है जो उसका नवाज शरीफ साहब के वाले साहब ये बहुत अमीर थे और उनके शहबाज शरीफ साहब के वाले साहब गरीब थे। तो इस तरह का चक्कर ये शेख साहब के मूड पे है, जब वो बताना चाहें वो सिगार पी के लाल हवेली के मालिक बने हैं तो लगता है कि इनसे बड़ा अमीर आदमी कोई नहीं है, सेठ आबिद से भी ज्यादा अमीर है। और जब वो गरीब आदमी बनना चाहे तो वो बिल्कुल मोटरसाइकिल के पीछे बैठेंगे, मैंने लिफ्ट देनी, काले खान को जाना है। तो बहरहाल तो ये एक सवाल है कि जनाब ये 1100 कनाल में से सिर्फ एक महीना पहले उनका जो जिससे ख़रीदार है वो कहता है वह शायद एग्रीमेंट महीना पहले हुआ है, पेमेंट शायद 15 दिन पहले हुई है, ये महीना पहले वो उनका क्लेम है ये मलक तहसीन अवान साहब का कि जनाब इन्होंने बेची है। सवाल ये होता है कि ये इस वक्त सारे पाकिस्तान में ये कंट्रोवर्सी बन गई है और ये फैक्ट फाइंडिंग ये 2-3 महीने से सिलसिला चल रहा है। एक महीना पहले इनको बेचने की क्या ज़रूरत थी इन द मिस्ट ऑफ दिस ऑल कंट्रोवर्सी की, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है एक महीना पहले
मगर अब हम ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, हम ये नहीं कह रहे कि ये इनकी बेनामी की ज़मीन है और ये मलिक तहसीन अवान साहब इनके फ्रंट मैन है, कि जब बाकी पॉलिटिशियनों पे इल्ज़ाम लग रहे हैं कि इसमें इस बहती गंगा में से हाथ धो रहे हैं और धड़ाधड़ जो है ना हज़ारों की करोड़ों की ज़मीनें होने जा रही हैं, तो इन्होंने भी एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्ट किया है, ये पीछे से रह के हम ये नहीं कह रहे, हम नहीं ये कह रहे, मगर ये इनसे जवाब तो बनता है कि ये बताएं कि 1 महीना पहले, और ये जो पहले बेची है, 1 महीना पहले बेची है इन्होंने, जब इंक्वायरी 1100 कनाल में से 150 कनाल 149 कनाल जो है ना ये ज़मीन 1 महीना पहले बेची है इन्होंने। बेची जो है मलिक तहसीन अवान साहब हैं, ये जो है इनके भी ताने बाने हर तरफ हैं, ये नून लीग के MPA के कैंडिडेट भी रहे हुए हैं, इनकी जो है नवाज शरीफ के साथ तस्वीरें, राना सनाउल्लाह के साथ ये जो बनाई गई है। अगेन ये जो लाइफ रेजिडेंशियल हाउसिंग सोसाइटी है ये भी कंट्रोवर्शियल है कि ये सिर्फ जो है ना जनवरी में 6 महीने पहले बनाई गई है, और वो हमारी उनसे बात हुई है, राना अशरफ साहब हमारे प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने उनका इंटरव्यू भी किया, तो उन्होंने कहा कि जी ये सिर्फ 6 महीने पहले बनाई है और इसकी फाइलें बिक रही हैं। अच्छा, आप देखें कि ये सालों के प्रोसेस होते हैं, आपको कोई 50 एजेंसियों से अप्रूव करवाना पड़ती हैं चीज़ें, इजाज़तनामे होते हैं, और फाइनल जब लेआउट होता है और ये सालों का प्रोसीजर है, तो फिर जाके आप इश्तिहार दे सकते हैं या बेच सकते हैं। ये तमाम, अगर और कुछ नहीं तो ये जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, ये सारों के ऊपर ये केस तो पक्का बनता है कि लोगों के अरबों खरबों इन्होंने फाइलें क्या होती हैं बेचना, कि जी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लोग तो पूरे पैसे दे रहे हैं भाई आपको, आपके पास अगर ज़मीन नहीं है, आपके पास लेआउट प्लान नहीं है, इसका मतलब है कि प्रोविजनल NOC की बात नहीं है, लेआउट प्लान नहीं है, उसके बगैर बेच नहीं सकते। तो ये तमाम ने बेची है, तो इन्होंने 6 महीने पहले इन्होंने भी जो है ना एक स्कीम का रजिस्टर कराई है, उनके अपने बकौल 6 महीने में नहीं, 4 महीने पहले जनवरी में उन्होंने रजिस्टर कराई है, और फाइलें धड़ाधड़ बिक्री शुरू हो गई हैं। सिर्फ शुरू उन्होंने जो है ना शेख रशीद साहब की ज़मीन से शुरू किया है, साथ में उनके 1100 है, पहले तो ये आ जाता है। लाइव रेजिडेंशियल का आपने ब्रेक तो नहीं लेनी सर? मैंने मलिक तहसीन साहब को लाइन पे लेना है, लाइन पे लिया, हाँ उनसे पूछते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और चूंकि हम चाहते हैं कि अगर हम कोई स्टोरी ब्रेक कर रहे हैं तो हम उसको हर एंड से कवर करें। मलिक तहसीन अवान साहब एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के तौर पे इसमें सामने आ रहे हैं, इनका मौक़िफ़ जानना जरूरी। हमारे साथ फ़ोन कॉल पे मौजूद हैं आमिर मतीन साहब। जी मलिक तहसीन अवान साहब, अस्सलाम वालेकुम, मैं आमिर मतीन बोल रहा हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम सर, खैरियत से हैं आप? बिल्कुल मलिक साहब, आपने इस तरह सुन ही लिया होगा। हम ये जानना चाहते हैं कि ये एकदम से जनवरी में आपने ये रजिस्टर करवाई और धड़ाधड़ ये फाइलें भी बेचनी शुरू हो गई, और जबकि ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, कैसे हुआ? सर मैं मदीन साहब, आपका माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है, रूफ क्लासरा साहब का बहुत बड़ा नाम है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली मेरा नैरेटिव पूरा लीजिएगा। जी जी प्लीज सुनाइए। और मेरी और आप जितने क्वेश्चंस करना चाहें वो आप मुझसे कर सकते हैं। पहली बात यह है सर कि अल्लाह की ज़ात ने आप दोनों एंकर साहिबान को, स्पेशली रऊफ क्लासरा साहब को बड़ी इज्जत दी हुई है। लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपकी बात सुनते हैं और फिर लाइन ड्रॉ करते हैं जो आप लोग कहते हैं। तो काइंडली मेरी एक रिक्वेस्ट है कि रिंग रोड पे जो जिस पहलू पे सारा मीडिया काम कर रहा है इस वक्त, उसके अलावा भी ये पिक्चर का एक रुख है, और ये वो पिक्चर है जो मीडिया ने पेंट की है और जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने पेंट की है। तो खुदारा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हाउसिंग सोसाइटीज का प्रोजेक्ट करने वाले लोग पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी नेशनल्स हैं, उनके तमाम स्टेट्स यहाँ पे हैं, हमारे सारे स्टेट्स यहाँ पे हैं, हमारी करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स है सारी सोसाइटीज की, और हमने अपने मुल्क में इन्वेस्ट किया है और हम अपने मुल्क में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हमारा कसूर ये है कि हमने उस एरिया में हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया जहाँ पे आप रिंग रोड बना रहे थे। रिंग रोड की जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है उसने, या मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप इस पे इन्वेस्टिगेट करें। लोग आपकी बात को सुनते हैं और लोग इन्वेस्टिगेशन इदारों से ज्यादा आपको फॉलो करते हैं कि आपका क्या नैरेटिव। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि रिंग रोड 17 में स्टार्ट हुआ और 20 में जाके उसकी डायरेक्शन चेंज हुई। फायदा इसका उसको हुआ जिसने 20 से पहले या 20 में जाके जब डायरेक्शन चेंज हो रही थी उन्होंने जमीनें खरीदी।
भाई यहाँ पे जितनी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, जितने प्रोजेक्ट्स हैं, उन्होंने उस वक्त लैंड परचेज की आके 20 और 21 में, जब ये चीजें स्ट्रीमलाइन हो चुकी थी। इसलिए उनको इसमें कोई फायदा नहीं हुआ, उनका रिंग रोड से कोई स्टेक नहीं है। सेकेंडली, मैंने आपकी बात सुनी है, मैं आपको बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक प्रोग्राम इस पर रख लें, मैं बाकी जितने लोग स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी इनवाइट कर लें, मैं भी आ जाऊंगा। मुझे आप जब चाहें मैं बाकियों का नुमाइंदे के तौर पे आ जाऊंगा। पहली बात यह है कि लाइव प्रेसिडेंसिया जो है वो, मैंने जो भी आपने बात की, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, प्रोग्राम का टाइम कम होता है आपका। हमने अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई जनवरी फरवरी में हमने जाके लैंड परचेज करना शुरू किया। हमारी ऐसे रिंग रोड 12 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, हमारा तो कोई स्टेक ही नहीं है रिंग रोड के साथ, और बेनिफिशरी भी नहीं है हम लोग। रिंग रोड के बेनिफिशरी वो लोग हैं जिन्होंने 20 में जब रिंग रोड बन रहा था उस वक्त जाके उन्होंने लैंड परचेज की या अपनी जमीनों में से गुजारा। तो खुदारा सर, आप तहसीन साहब, आपका इसलिए हमने आपको जहमत दी थी, पहले भी हमारे प्रोड्यूसर साहब ने आपसे इसलिए बात की थी ताकि आपका साइड ऑफ द स्टोरी जो है वो सामने आनी चाहिए। अच्छा कि आपने हमें बता दिया। आपने अभी कहा कि इसमें बेनिफिशरीज जो है ना, 2-3 कुछ और लोग हैं जिनकी ज़मीनों से गुजारी गई। आप इसी फील्ड के बंदे हैं, आप उसी इलाके में रहते हैं, आप 600 कनाल पे अपने रेजिडेंशियल आप वहाँ बना रहे हैं। आप बताएंगे वो कौन से बेनिफिशरीज हैं जिनकी इससे ज़मीनों से गुजारा गया है, जैसे आपने अभी अपनी गुफ्तगू में कहा कि कुछ और लोग हैं जिनको फ़ायदे हुए हैं। और साथ में ये भी बता दीजिए कि शेख रशीद साहब वाली ज़रा जो उनके साथ आपकी डील हुई है वो कितने ये कनाल की हुई है, किस रेट पे हुई है, कब हुई है? क्योंकि जिन दिनों में रिंग रोड का मसला चल रहा था, वज़ीर आज़म साहब इंक्वायरी के आर्डर उन्होंने किए हुए थे, लगता है उन्हीं दिनों में उन्होंने ज़मीन आपको बेची है। तो ये ज़रा 2 चीज़ों में बताएगा कि पहले बेनिफिशरीज कौन थे और प्लस शेख रशीद साहब के साथ क्या आपकी डील हुई जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं। कलासरा साहब, पहली बात जो है बेनिफिशरी जो है वो हम लोग भी मीडिया पे सुन रहे हैं कि कौन बेनिफिशरी है कौन बेनिफिशरी नहीं। आपका क्या ख्याल है? आप तो बैठे हुए हैं ना सर, मैं आप तो वहीं मौजूद है ना, आपका क्या ख्याल है? सर मैं वही अर्ज करने लगा। जी। आपने, मीडिया ने और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने सबसे बड़े बेनिफिशरीज बना दिए रियल स्टेट डेवलपर, जिन लोगों ने हाउसिंग प्रोजेक्ट किए। उनको आप लोगों ने स्टेक होल्डर इसलिए बना दिया कि उन्होंने अरबों रुपया अपना ला के सारी अपनी जमा पूंजी यहाँ पे इन्वेस्ट की और हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाए। भाई आप उन लोगों को इन्वेस्टिगेट करें जिन्होंने 20 से पहले या जब रिंग रोड डिजाइन हो रहा था उस वक्त लैंड परचेज की। अब वो कौन लोग हैं? ये जैसे अभी आप फरमा रहे थे, मैंने आपके टीवी पे सुना कि जी पहले फलां मिनिस्टर थे, अब फलां थे, अब शेख रशीद साहब हैं। शेख रशीद साहब का इस बेनिफिट से कोई, उनको इन रिंग रोड से कोई बेनिफिट नहीं हुआ। उनकी जमीन को कोई रोड नहीं लगती, उनकी जमीन को एक रोड लगती है, उसको रामा रोड कहते हैं, और वो ये जो फतेह जंग रोड है वो है। बाकी इससे मैं शेख नहीं, आपकी उसका हाउसिंग सोसाइटी का आपको इसलिए आपसे बात करने का मकसद था, बुलाने का था, या शेख साहब की बातें आ रही हैं कि शेख साहब क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर है और कई दिनों से वह चुप हैं, रिंग रोड पे उन्होंने एक बात भी नहीं की। हालांकि FIA या दीगर एंटी करप्शन, इवन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस पे बात कर रहे हैं, शहजाद अकबर कर रहे हैं, जुल्फी बुखारी कर रहे हैं, सरवर खान साहब कर रहे हैं, शेख साहब बिल्कुल चुप हैं, खामोश हैं, कहीं से उनकी चूं नहीं निकलती। अदरवाइज आपको पता है शेख साहब रोजाना दिन में 20 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 100 हम उनकी बातें सुनते हैं। इस मामले पर चुप थे। अब पता चला है यकदम उन्होंने खुद भी नहीं कह दिया जी कि मैंने ज़मीन किसी हाउसिंग सोसाइटी को बेची है, और प्लस उसी रिपोर्ट में आपका भी जिक्र है आपकी हाउसिंग सोसाइटी को, और आपको शायद बुलाया भी गया था, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने आपको बुलाया भी था कि आर यू द बेनिफिशरी, और उस पर आपने उनको बताया था कि शेख रशीद साहब अली की ज़मीन इस तरह उन्होंने आपको बेची है, कोई फ़रोख्त की है, और उन्होंने किस रेट पे आपको फ़रोख्त की है? कोई ये पता चला? इंटीरियर मिनिस्टर की ज़मीन खरीदना आपको थोड़ी सी जेब तो भारी होनी चाहिए थी। साहब आप माशाल्लाह कितने रुपए कनाल बेची है राव साहब, मलिक साहब? कितने में सर? कनाल कितने रेट पे मिली है आपको ये जमीन शेख रशीद साहब से? देखें सर, मैं मैं ऑन एयर तो नहीं बता सकता चीजें, उन्होंने मार्केट रेट पे ही सेल की है, और उन्होंने हमने उनसे मार्केट रेट क्या है? चले मार्केट रेट बता दें सर। मैं ये ऑन एयर तो नहीं कह सकता। ये डिक्लेयर्ड बात सुने, आपकी भी डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी होगी, उनकी भी डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी होगी, इसमें इतने राज की क्या बात है? नहीं सर, इसमें कोई राज नहीं है। हम इसलिए पूछ रहे हैं
कि एकदम से, एक तो है ना कि ये हाउसिंग के अंदर एकदम से हाउसिंग स्कीम बननी शुरू होती है और वो बड़ी 4 महीने पहले, जिस तरह आपने खुद कहा जनवरी में आप कर रहे हैं, जबकि उनकी नॉलेज में था कि यहाँ पे फैक्ट फाइंडिंग कमीशन एक लड़ाई चल रही है और इसकी एक तफ्तीश हो रही है। एंड मिडल के अंदर उस कंट्रोवर्सी के पता चलता है कि महीना पहले शेख रशीद साहब ज़मीन बेच रहे हैं। तो आखिर क्या लॉजिक, मंतक समझने की कोशिश कर रहे हैं? मतीन साहब, इसकी लॉजिक और मंतक ये है कि ये वो पिक्चर है जो मीडिया ने पेंट की और जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पेंट कर रही थी, या जो आप पेंट कर रहे हैं। ये मैं आपसे आपको बड़ा टाइम बहुत ज्यादा दिया ताकि आपने ये इल्जाम लगाया था। सुन लें, एक मेरी ये सुन लें। आपने ये बार बार कह रहे हैं कि जनाब स्टेक होल्डर जो रियल्टर्स हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। आप गलत कह रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो पब्लिक का है, पब्लिक के खरबों रुपए। जिस तरह की आपकी भी आप बता रहे हैं कि फाइलें आपकी भी बिक रही हैं मार्केट के अंदर, जब तक लेआउट प्लान फाइनलाइज नहीं होता आप नहीं बेच सकते। आप लोग भी फाइलें बेच रहे हैं और आपका भी जो फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के अंदर जो नाम है कि जी ये चेक किया जाए कि इनमें से तमाम हाउसिंग स्कीमें जो हैं जिसमें आपका लाइफ रेजिडेंशियल का भी नाम है, ये कितनी होल्डिंग है, किस तरह बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं। अच्छा सर, आप मेरी गुजारिश सुन लें। हम तो अभी सिर्फ प्लानिंग फेज में हैं और जो जिस लैंड की आप बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक जो शेख रशीद साहब की आप लैंड की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ 150 कनाल जमीन हमारे पास है और अभी तक हमने अटक में उसका एनओसी ही अप्लाई नहीं किया। हमने वहाँ पे क्या फाइलें बेचनी है? तो इसलिए सर काइंडली ये हमारे प्रोड्यूसर साहब ने आपके डीलर को, आपके एजेंट्स को फ़ोन किया, उन्होंने कहा जनाब 60 लाख रुपए की कनाल बेच हमारी ज़मीनें, वो इश्तिहार भी उसके चल रहे हैं और उसके जो है बिल्कुल बेची जा रही हैं फाइलें। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपने डीलरों से भी मुलाकातें की है, मेरा ख्याल है डीलर लंच किया, प्री लॉन्च आपने पार्टी की है, डीलरों को किया है। सर ये सर क्लासरा साहब जो बात कर रहे थे, सॉरी सर क्या कह रहे हैं आप, किससे मुलाकातें की? आपने जो डीलर्स है ना, उन डीलर्स को बुलाकर प्री लॉन्च भी किया है, उनके साथ लॉन्च भी किया और उनको एक्सप्लेन भी किया अपना प्रोजेक्ट। उसके बाद उन्होंने फाइलें वगैरह जो है ना वो उन्होंने आगे सेल करनी शुरू कर दी। आप कह रहे थे ना कि आपने अभी तक सेल करना शुरू नहीं किया, एनओसी अप्लाई नहीं किया, तो आपके डीलर्स ये काम कर रहे हैं जिनसे आपकी मुलाकातें हुई हैं? नहीं सर, डीलर्स के साथ बिल्कुल मुलाकातें हुई हैं, लंच भी हुआ है, लेकिन डीलर्स को हमने प्री लॉन्च किया है। हमने अभी तक अपने प्रोजेक्ट को सेल करना शुरू नहीं किया क्योंकि हम अभी प्लानिंग फेज में हैं। हमारे पास सिर्फ अभी प्लानिंग परमिशन है। हम एलओपी अप्लाई करने जा रहे थे, उन दिनों ये रिंग रोड और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट हुई थी, जिसकी वजह से तमाम इदारों ने काम बंद किया हुआ था। इसमें क्लासरा साहब मेरी फिर आपसे ये रिक्वेस्ट है काइंडली कि पिक्चर के दूसरे रुख को भी देखें। नहीं सर, आपको इसलिए बुलाया है ना मलिक साहब, आप बार बार कह रहे हैं कि आप पिक्चर का दूसरा रुख दिखाएं। आपसे बात करने का, उनका, हमारे प्रोड्यूसर का, हमारा आपको शो में लेने का वेरी काइंड ऑफ यू कि आप आए ना, अदरवाइज लोग अवॉइड कर जाते हैं। इट्स वेरी ब्रेव ऑफ यू। आप 1000 दफा हुक्म करें, मैं 1000 नहीं, थैंक यू वेरी मच। आप आए हैं, हमें थोड़ा इसमें इसलिए भी इंटरेस्ट हुई। हमें तो कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, कभी मुलाकात भी नहीं हुई हमारी, हम शायद एक दूसरे को उस तरीके के जानते भी नहीं है। जब यहाँ पे ये आया कि उसके बाद आप उसको तो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई, प्राइम मिनिस्टर ने उस पर एक्शन लिया, तो हमारी आप मीडिया को बार बार ब्लेम कर रहे हैं। मीडिया ने तो रिपोर्ट पे जाके जो उसमें नाम थे उन हाउसिंग सोसाइटीज़ के फैक्ट से, सरकारी रिपोर्ट जो हुकूमत ने खुद रिलीज़ की है, हमने भी नहीं की। मेरी इन्वेस्टिगेशन नहीं थी, आपकी नहीं थी, आमिर साहब किसी की नहीं थी। हुकूमत की अपनी उनकी रिपोर्ट उन्होंने वेबसाइट पर डाल दी, हम तो उसको फॉलो कर रहे हैं। क्लासरा साहब, ये जो रिपोर्ट बनी है उस रिपोर्ट में 3 मेंबर थे, 2 ने साइन ही नहीं किए। एक कमिश्नर साहब जो है मेरे लिए तो बड़ी ऑनर की जगह में है, उन्होंने वो रिपोर्ट बना के, इतनी जल्दी से ये रिपोर्ट बनाई गई और इतनी जल्दी ये रिपोर्ट बनी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और वैसे भी अगर कोई अदारा सुन रहा हो या कोई, तो मैं चाहता हूँ कि इस पे बड़ी मेहरबानी मलिक तहसीन साहब, आपकी शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो बार बार उनका इसरार था कि जी रियल्टर्स की वो ना करें। बिल्कुल हम समझते हैं हाउसिंग बहुत अच्छा सेक्टर है, प्रिसाइजली इसलिए हम कहते हैं कि इसकी रेगुलेशन होनी चाहिए। और लोग हैं क्योंकि खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं और वो गैर कानूनी है। तमाम हाउसिंग स्कीम, जिस तरह उन्होंने कहा भी एनओसी भी नहीं दिया, पर उनकी फाइलें बिक रही हैं, 60-60 लाख रुपए का कनाल वो बेच रहे हैं। तो इसीलिए इस कंट्रोवर्सी के दरमियान में भी जो है शेख रशीद साहब 1 महीना पहले बेचते हैं और जी उसके बाद वो बिकनी भी शुरू हो गई हैं और पता नहीं कितनी बिक गई हैं।
तो मिनिमम कसूरवार ये तमाम सोसाइटीज़ जो नज़र आ रही हैं, काफ़ी सारी इनमें से जो इलीगल हैं, बाय द वे ये भी इलीगल है, ये नहीं बेच सकते जब तक इनको लेआउट प्लान इनका फाइनल नहीं होता। NOC नहीं मिला, तो खुद कह रहे हैं। NOC खुद वो कह रहे हैं अभी तक हमने तो अप्लाई नहीं किया। तो ये बेच के जो जा रहे हैं ये सारा गैर कानूनी बेच रहे हैं, प्रिसाइजली हम कह रहे हैं। और विक्टिम जो है वो अवाम है, वो लोग हैं जिनके पैसे लग गए हैं, जिनको झूठे ख्वाब दिखाए गए थे। तो ये रियल्टर्स विक्टिम नहीं नजर आ रहे। ठीक है, विक्टिम वो नहीं है जो नजर आ रहे हैं, विक्टिम अवाम है। और इसके अलावा एक और रिपोर्ट भी है जिसमें जहांगीर तरीन को क्लियर करने का कहा जा रहा है। अब इसका क्या काउंटर मौक़िफ़ है, इसके ऊपर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। आमिर मतीन साहब, अब जिस तरह से मलिक तहसीन नवाज साहब का हमने मौक़िफ़ सुना है और वो जिस तरह से अवॉइड कर गए थोड़ा सा इस जिक्र को कि उन्होंने कितने में ख़रीदी और क्या डिटेल्स थी शेख रशीद साहब की, इससे मुतालिक जो डिटेल सामने आ सकती है। मसला ये है कि FIA जो है वो शेख रशीद के अंडर है, कैसे कार्रवाई करेगी वो अगर ये FIA को दी जाती है इसकी तहकीकात। तो फिर वही मसला है कि इसके साथ मज़ीद क्या होना है, ये जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई और इतनी मुतनाज़िर भी हो गई है। पहली बात तो ये है कि ये कंट्रोवर्सी देखें काफ़ी अब हफ्तों से चल रही है। इस दौरान में ये उम्मीद की जाती कि अगर किसी के दिल में कोई चोर नहीं है, उनको खुद सेल्फ डिक्लेरेशन करनी चाहिए थी। शेख रशीद साहब को कहना चाहिए था कि जनाब ये चल रही है इंक्वायरी, मेरी भी 150 कनाल जो है ना मैंने भी महीने पहले बेची है, और ये मेरा भी यहाँ पे ज़मीन है 1100 कनाल इसी एरिया के अंदर, तो मैं भी एक यहाँ पे एक प्लेयर हूँ छोटा मोटा, जैसा कैसा भी है। उनकी तरफ से खामोशी थी, बिल्कुल खामोशी थी। और दूसरा इसमें जो है कि मिनिमम नज़र जो आ रहा है कि तमाम ये हाउसिंग सोसाइटी शेख साहब की अपना जो इनका ख़रीदार है वो खुद एडमिट कर रहा है कि जनाब हमारी फ़ाइलें बिकी हैं। तो ये फैक्ट फाइंडिंग की ज़रूरत नहीं है। ये तमाम हाउसिंग सोसाइटी जो फ़ाइलें बेच रहे हैं इनकी गिरफ्तारी एनी टाइम हो सकती है, ये पुलिस भी कर सकती है, FIA भी कर सकती है। तो ये अपने ख़रीदार को आज के बयान के बाद ये गिरफ्तार कल करवा सकते हैं और पैसे लेके पुलिस FIA छोड़ भी सकती है इनको। ये ना हो। दूसरा असल काम यहाँ हो रहा है कि पहले ये स्कैम हुआ कि लोगों को बेची गई बगैर लेआउट प्लान्स के जो है तमाम इन हाउसिंग स्कीमों ने, ज़्यादातर ने जो इलीगल हैं, उन्होंने ये पहले बेची, लोगों को पहले वहाँ नुकसान पहुँचाया। अब पैसे बन रहे हैं उनको बचाने के अंदर कि हर एक को मुसीबत पड़ी हुई है कि मैं जेल ना चला जाऊं और क्या मुझे पकड़ ना लेके जी लोगों के पैसे वापस दिलवाएं तो मेरा नाम लिस्ट से निकल जाए। उसके लिए नज़र आ रहा है कि तफ्तीशी एजेंसियों के अंदर एक कंपटीशन पड़ा हुआ है, वो कहता है साढ़े कुल तफ्तीश आ जाए, बड़ी तफ्तीश है ना। तो ये FIA के अंदर भी नज़र आ रहा है कि FIA अपना रोब रखना चाहती है। दूसरा एंटी करप्शन पंजाब का बहुत ही कंट्रोवर्शियल रोल इसके अंदर इसलिए भी आ जाता है कि एक तो वो वैसे ही पंजाब के अंडर है, और वो जिस तरह क्लास साहब ने कहा कि वो कैसे चीफ मिनिस्टर को, बाकी लोगों को, बड़े बड़े प्लेयर्स को बुला सकते हैं। दूसरा ये है कि इसके अंदर एक साहब हैं जिनका नाम है आरिफ रहीम साहब, ये प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के आदमी हैं और ये करीबी रिश्तेदार हैं शहजाद अकबर के। और शहजाद अकबर की जो मियाँ मोहम्मद सुमरो साहब से और ये ज़ुल्फ़ी बुखारी के ख़ानदान से जो लड़ाइयाँ रहीं गुज्जर खान की ज़मीन पे, इनका एक उसके अंदर क्रूशल रोल रहा है। ये शायद गालिबन उनके समधी हैं। पहले ये एंटी करप्शन रावलपिंडी के अंदर पोस्टेड रहे और इस सारी स्कैम के अंदर इनको यहाँ से निकाला गया, फिर ये रुक गए। अब कभी सुनते हैं कि इनको गुजरांवाला ये यहाँ पे जो है DC रावलपिंडी लगाने की कोशिश हो रही है। दूसरा ये है कि ये इस वक्त भी बताया जा रहा है कि जो एसेट रिकवरी यूनिट है शहजाद अकबर साहब का, उसके अंदर काम कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब अपने करीबी रिश्तेदार को नहीं रख सकते कि अपने अंदर ही मकाम में अंदर, और वो सारी व्हीलिंग डीलिंग जो है ज़्यादातर उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जी चूँकि ये वहाँ पे रहे हुए हैं, तो एंटी करप्शन के पहले जाना। फिर नैब ने अपने तहवील में ये ले ली इंक्वायरी, मगर नैब का नज़र नहीं आ रहा कि उसके बाद भी वही काम करे, वो किसी को बुला रहे हों या क्या कर रहे हों। और उसके बाद गवर्नमेंट उसके बाद से करने के बाद, छेड़ने के बाद खामोश है। जो ये कहा जा रहा है कि जनाब इसकी आपको JIT बनानी पड़ेगी, इसकी फॉरेंसिक अकाउंट करानी पड़ेगी। बिल्कुल लोग सही कह रहे हैं, किसी को इस कमिश्नर की रिपोर्ट पे एतराज़ है, किसी को पिछली पे एतराज़ है।
उसका बेहतरीन हाल ये है कि आप इसकी थोरो किस्म की JIT कराएं, उसके बाद फिर दूध का दूध और पानी का पानी निकलेगा। ठीक है, दूध का दूध और पानी का पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नहीं, मुझे जो सबसे बड़ा है बात, हम एक और साइड पे ले रहे हैं हम और उस पर करते रहते हैं, आमिर साहब ने इसके मुख्तलिफ पहलुओं पे बात की है। असल चीज़ ये जो है, जो उस पर कि शेख रशीद साहब की जो ज़मीन इसमें से निकल आई है, अब अगरचे वो कह रहे हैं जी कुछ फासले पे, साफ ज़ाहिर है कि रोड के बिल्कुल आप अंदर तो नहीं होने के, वहाँ पे ज़मीन होनी चाहिए। नहीं, जो इनके एजेंट बेच रहे हैं वो सारे इश्तिहारों में ये सोशल मीडिया पे कह रहे हैं जी ये एन रिंग रोड के ऊपर ये सारे ये कहते हैं रिंग रोड से अब फंस गए तो कहते हैं 12 किलोमीटर दूर, 5 मिनट की ड्राइव पे, 10 मिनट की ड्राइव पे, यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे बहुत से हाउसिंग सोसाइटी जो यहाँ से कोई है आधे आधे घंटे की उस पर ड्राइव पे, इस्लामाबाद से दूर है, पिंडी के एरियाज में है, वो भी कहते हैं 0 से 5 मिनट का फासला, हर एक इश्तिहार पे लिखा हुआ है 0 से इतने मिनट का फासला, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। अब सवाल ये है कि जो सबसे ज्यादा शेख साहब को इसमें मेरा ख्याल है वो डाउटफुल कर रहा है कि रिंग रोड की वजह से, खुद वो मलिक ये तहसीन साहब कह रहे थे, जो बात उनकी मुझे समझ में भी आती है किसी हद तक, उन्होंने कहा जनाब कि हमने 4 महीने पहले प्रोजेक्ट शुरू किया, अब रिंग रोड की ज़मीनें जो हैं उस वक्त उनकी प्राइसेस जो है ना वो बढ़ चुकी होंगी, मानने वाली बात है, लेकिन अभी ये पब्लिक नॉलेज में नहीं आया था, आम आदमी, मुझे भी नहीं पता था सपोजली, आमिर साहब मगर अगेन किसी को नहीं पता था कि रिंग रोड यहाँ से बन रहा है। हाँ, प्रॉपर्टी डीलर्स को पता होगा, मे बी हाउसिंग सोसाइटीज़ को पता होगा, सो उनका एंटर होना मार्केट में डेफिनेटली उन्हें लगा होगा कि यहाँ पे हम अच्छा रेट ले सकते हैं, क्योंकि रिंग रोड भी आ रहा है, साथ में आपको मोटरवे जो है इसका सिपैक वाला वो भी लग रहा है, एक जंक्शन सा बन रहा है, चाहे थोड़े से फासले पे भी हो, अल्टीमेटली बड़ा रोड आपको मिल तो रहा है ना, एक रिंग रोड लग तो रहा है, उसकी प्राइसेस तो बड़ी होंगी, लैंड की सिग्निफिकेंस तो आप अगर 600 कनाल का प्रोजेक्ट ये शुरू कर रहे हैं, जैसे मलिक साहब कह रहे थे 600 का भी शुरू कर रहे हैं, वो कहते हैं हमारी 600 कनाल है, 150 उन्होंने उनसे शेख साहब से ले लिए सारी की, इसमें तो फिर भी आपको प्रॉफिटेबल तो लग रहा है ना प्राइसेस। अगर आपने 10 रुपए की एक फाइल ली है, मैं वैसे कह रहा हूँ कनाल ली है 10 रुपए की, तो इसका मतलब आपको ये फील हो रहा है कि हम इसको 50 रुपए की बेच सकते हैं, तो वो फैक्टर तो होंगे, अगर कुछ फैक्टर तो होंगे अगर आपने आके उसको लॉन्च किया। अब सवाल ये आते, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, साहब जरा मलिक उसमें तहसीन साहब ये बात एडमिट नहीं करेंगे कि जो रेट जो है, अब शेख रशीद जैसा बंदा, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं वो इनसे मार्केट रेट लेगा, और उस वक्त लेगा जब शेख साहब को तमाम ब्रीफिंग में बैठते हैं, ये उन दिनों की बात है, इंटीरियर मिनिस्टर है, उनको पता है, पिंडी बॉय है ना, पिंडी में रहते हैं, पिंडी के बंदे हैं, उन्हें तो सारा पता है, और रिंग रोड के हमेशा वो आके बातें भी करते रहे। मैं कल जो है उनके बहुत सारे बयानात आपको हम निकाल के दे देंगे कि शेख साहब इस पे रिंग रोड आके पिंडी पे क्या क्या गुफ्तगू करते रहे। तो शेख साहब जो है उनको पता था इस बात का, अच्छा, ये रिंग रोड बनना है, यहाँ से इधर से जाना है, अपनी जमीन है, अपना सारा रेट है, उसका उन्होंने 150 कनाल उन्होंने बेची। अगर इनको अब ये अभी तो नहीं बता सकते कि इंटीरियर मिनिस्टर का उन्होंने रेट क्या लगा, अदरवाइज उन्होंने उनके मशहूरी थी, हम मुफ्त में प्लेटफॉर्म दे रहे थे। मार्केट रेट छुपाने की क्या बात है, डिक्लेयर्ड प्रॉपर्टी अगर दैट्स अ क्वेश्चन, अगर वो ये बता देते कम बताइए तब इशू है, ज्यादा बेचिए प्राइस के ऊपर तब इशू है। अब वो शेख रशीद साहब वाला रेट नहीं बता रहे, रीजन क्या है इसका, मतलब आपने महंगी बेची। शेख साहब तो आपको पता है, शेख साहब भी हैं, शेख साहब वो आपका ख्याल है 60 लाख रुपए मार्केट रेट चल रहा है, वो उस पे बेच रहे हैं। 12 शेख साहब जो उस पे हाउस ऑफ शरीफ के रेट से ज्यादा क्लास साहब इंपॉर्टेंट बात ये है कि हाउसिंग सोसाइटी जो है ना, हर कोई कह रहा है कि जनाब ये बना लिया जाए, और बीइंग इन द गवर्नमेंट होने के ये एनओसीज और जो इजाजत होती हैं वो जल्दी मिलते हैं लोग, इसीलिए इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक के बाद सर हमें ब्रेक पे जाना है और यही बात करेंगे कि अब इस शेख रशीद का नाम दरमियान में आ रहा है, क्यों खामोश थे, पुरस्कार खामोशी, और जो चीजें सामने आ रही हैं वो भी कुछ इंडिकेट कर रही हैं कि इसमें कुछ छुपाया जा रहा है। इसके ऊपर बात करेंगे मजीद भी, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लासेस साहब मुबारक हो, सुना है कि लिया में लुडियाँ डाली जा रही हैं, हेल्थ कार्ड मिल गया है और मसाइल हल हो गए हैं लिया के। नहीं, मसाइल साहब ज़ाहिर है वो तो अगर होते रहते हैं, इम्प्रूव वो चीज़ें होती नहीं। तो गुड थिंग इसके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो इमरान खान साहब, ये वो लिया गए हैं, लिया को उन्होंने अहमियत दी है। एक साउथ पंजाब के सबसे मतलब गरीब ये आपका इलाका, मुझे याद है कि शौकत अजीज़ साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, मुझे स्पेशली उन्होंने एक दिन बुलाया जब वज़ीर ख़जाना थे, तो मेरे सामने उन्होंने एक ना उस पर सर्वे रखा। उन दिनों भी अगर मैं टी करता रहता था लिया के हवाले से, साउथ पंजाब सराइकी इलाकों के हवाले से, तो उन्होंने कहा हमने सर्वे करवाया आपकी सारी बातें सुनने के बाद कि झूठ बोलते हैं या वैसे लगे हुए हैं, तो उन्होंने कहा आपके पूरे आपके पंजाब में सबसे गरीब जो आपके अजला हैं ना, उन्होंने 2-3 आपका लिया नंबर 1 है,
फिर भावलपुर का बताया, फिर उन्होंने एक तो और मुझे याद नहीं आ रहे कौन से थे, ये मुझे 2 याद हैं। भावलपुर का कहा कि वो सबसे ज़्यादा गरीब है, उससे पहले लिया गरीब, उन्होंने कहा हम वहाँ पे ज़्यादा इंसेंटिव देंगे, तो आपकी बात ठीक थी। और हाँ, मेरे को याद होगा जब हमारी पहली दफ़ा इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी, 15-20 दिन अभी इनको वज़ीर आज़म बने हुए थे एंकर से, उस वक्त वो नाराज़ हो गए थे मुझसे जब मैंने इसकी MM रोड की बात की थी कि सैकड़ों लोग वहाँ पे वो मर रहे हैं, रोज़ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सड़क नहीं है, लोग वहाँ एग्जिस्ट नहीं करते बेचारे। तो खान साहब भी नाराज़ हो गए, उन्होंने कहा ये मेरा काम नहीं है डेवलपमेंट बजट। खान साहब ने तो मियाँ वाली जाके जलसे के अंदर कह दिया था कि रऊफ क्लासरा जो है वो हमारी गलतियां निकालता रहता है, मतलब ही वाजंट हैप्पी। लेकिन कोई ताना देने का मसला नहीं था। गुड थिंग इज कि उन्होंने हेल्थ कार्ड जैसे इंट्रोड्यूस करवाया, लइयों को उन्होंने चुना, उसके लिए बड़ी ज़रूरत है वहाँ के लोगों को, उन्होंने इस तरह किया। पहली दफ़ा मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर लइये में खड़े होकर उन्होंने प्रोजेक्ट्स उन्होंने शुरू किए। अब ऑन पेपर तो चीज़ें नज़र आ गई, वी एक्सपेक्ट कि ब्यूरोक्रेसी उनमें हलडल नहीं आके करेगी। मुझे इसलिए भी उनका जो रोड है सबसे बड़ा उन्होंने अनाउंस किया है, जो मैंने पढ़ा है अभी, वो ये था कि उससे ये जो आप मुजफ्फरगढ़ से चौक कुरैशी से लेकर करोड़ तक जो डबल रोड अगर ये बना देते हैं, ये अगेन मेरा ख्याल बहुत बड़ी मैसिव तरक्की होगी हमारे इलाकों के लिए। अच्छा, लिया की जो ऑलरेडी सब कैंपस था मुल्तान यूनिवर्सिटी का, उसको अपग्रेड उन्होंने करने का उन्होंने ये बात की है। सेहत कार्ड का मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये 3-4 प्रोजेक्ट भी उसकी लिये की उसको इम्प्रूव करने के लिए बेहतर हैं। और मुझे याद आ रहा है जो वहाँ पे नवाज लीग जो है, मुझे स्पेशल शहबाज शरीफ साहब से गिला भी रहा है अभी तक है कि हॉस्पिटल बन रहा था वहाँ पे, गुलाम हैदर थिन साहब हैं तो वो नाजिम थे लिया के, तो वो आके परवेज लई साहब से 70 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल, एक नया हॉस्पिटल का वो बजट लेके गए। अच्छा। उसका ढांचा भी खड़ा हो गया था। शहबाज शरीफ साहब आके 2008 में ये बन गए, ये आके वजीर आला। इन्होंने एक ऑर्डर जारी करके जो उसके फंड्स थे जो हॉस्पिटल पे लग रहे थे वो लाहौर मंगवा लिए थे इन्होंने। लाहौर में मेट्रो बनना शुरू होगी। अच्छा। इनका जो आके एटीट्यूड रहा है नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का, इन्होंने आते ही 2008-9 में इन्होंने पूरे सराइकी इलाकों के पूरे पंजाब के जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे उनके पैसे थे पड़े थे, डेवलपमेंट फंड पड़े हुए थे, आपके चेयरमैन वगैरह ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, वो सारे का सारा उन्होंने ये बलदियाती इदारों का फंड जो है ना उन्होंने लाहौर मंगवा लिए थे। हॉस्पिटल का ढांचा वहाँ खड़ा रहा था। और परवेज लई के दौर में ये काम अच्छे होते रहे कि उन्होंने पैसा जो है बाहर निकाला। अब हम देख रहे हैं कि परवेज लई के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि पैसे को लाहौर से बाहर निकाला जाए। और ये जो आपके यहाँ पे अगेन लिया जैसे इलाके हैं, या आपका भावलपुर है, मुजफ्फरगढ़ है, कोट अद्दू है, चौक आजम है, मियाँ वाली, बखर, इतना बड़ा बुरा मेरा ख्याल इनका हाल है। इकोनॉमिक इनको तरक्की की ज़रूरत है और जो मेन फोकस करने की ज़रूरत है। मेरी मुराद सही साहब से भी बात हुई थी जब ये MM रोड का मसला चल रहा था जहाँ पे लोगों को एक्सीडेंट होते हैं, तो मैंने उन्हें कहा था खुदा के लिए मेहरबानी फरमाया। उन्होंने कहा हम इसकी सड़क की फिजिबिलिटी बनवा रहे हैं, अगस्त में उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग होगी। मैं क्या हजूर सड़क से काम नहीं चलना, यहाँ कंटेनर चलते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े ट्रक ट्रॉलर चलते हैं जो कराची से लेके पेशावर और फिर आपके काबुल तक जाते हैं। आप एक मोटरवे दे दें, उसके बाद मियाँ वाली जो मोटरवे यहाँ से इस्लामाबाद की तरफ आ रहा है, इससे डेरा इस्माइल कहाँ से, इसको लिंक करें पूरा मियाँ वाली से करें, बखर, लिया, मुजफ्फरगढ़ और डेरा गाजी। सेंट्रल जो सीपैक है, एक ईस्टर्न रूट है, एक वेस्टर्न रूट है, जो सेंट्रल रूट है वो बिल्कुल इसके बराबर MM रोड के आता है और सबसे छोटा भी वही है। मगर वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, मुझे उनसे गिला है कि उन्होंने जोर नहीं लगाया और उसकी वजह से जो एक बुनियादी, आप देखें नक्शे पे तो इस नॉर्थ से साउथ सबसे छोटा रास्ता ही ये है और ये फ्यूचर में बनना रोड। असल चीज़ ये है कि MM रोड वहाँ पे बहुत बड़ा ज़रूरी है। और इमरान खान साहब सिर्फ अनाउंसमेंट करके आ जाएंगे। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी जो है, क्योंकि वो आप उसमें देखें ज़्यादा सराइकी इलाकों के ब्यूरोक्रेट कम ही हैं भी सही, तो डरे वो तो बेचारे सहमे रहते हैं, बात करने से डरते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग ना हो जाए हमारी। मेन जो चैलेंज है ना इमरान खान साहब के लिए, बड़ा अच्छा किया, बड़ा अच्छा उन्होंने पैकेज एक जिले के लिए, और क्या हो सकता है, इतनी ही था। वो चीज़ ये है कि फंड्स आपके वहाँ पे वो रिलीज होते हैं। अभी PC1 बनेंगे, प्रपोजल बनेगी, फिजिबिलिटीज बनेंगे और ब्यूरोक्रेसी इसी में इनको घसीटती रहे कि हाँ जी हमने ये किया। इसको फॉलो अप की जरूरत है। अगर आप फॉलो अप नहीं करेंगे इन फंड्स का, इन तरक्याती प्रोजेक्ट्स का जो आज आपने अनाउंस किए, विच आई थिंक दे आर वेरी नाइस, वेरी गुड, एटलीस्ट कुछ तो किया है ना। हम हर वक्त बात करते रहते हैं, एटलीस्ट कुछ तो दिया। सेहत कार्ड अगेन आई वुड से इट्स अ बिग इनिशिएटिव। वहाँ के इलाके के लोगों को बड़ा इससे फर्क पड़ेगा। ये ठीक है, वहाँ के लोगों को बड़ा फर्क पड़ेगा, लेकिन अब इम्पोर्टेंट ये है कि एग्जीक्यूशन तक ये बात पहुँच जाए। कंक्लूडिंग रिमार्क्स, क्योंकि टाइम बहुत कम है।
क्विकली जो ये जहांगीर तरीन वाले इशू में ये कह दूं कि ये अली जफर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये जो लुडियाँ डाली जा रही हैं कि जी वो उन्होंने हमें क्लीन चिट दे दिया है, वो मजाज नहीं है, उनका इख्तियार नहीं है। ज़्यादा उनसे कहा कि इनके साथ कोई तफ्तीश के अंदर ज्यादती तो नहीं करी, वो पूछा है। FIA एक इदारा है, अगर ये करने से कि जी एक साहब की ड्यूटी लगा दी जाए और वो एब्जॉल्व कर रहे हैं, ये इससे एब्जॉल्व नहीं आते। और दूसरा ये है कि ये वो कोई ऐसे इल्ज़ाम वो अक्सर लोग कह देते हैं कि जी जहांगीर खान के साथ बड़ी ज्यादती है। जहांगीर खान ये तमाम जो इल्ज़ाम हैं इसके पहले कसूरवार ठहराए जा चुके हुए हैं, तो लिहाजा हैरानी की बात नहीं है, ये सारी पॉलिटिक्स है। ठीक है, जब तक उनका लेवरेज है और वो ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं तो कर लें, जब तक है। जब बजट पास होएगा, आज नहीं तो कल ये केसेस खुलेंगे, लाजमी आज नहीं तो कल ये केसेस खुलेंगे और देखा ये जाएगा कि इन केसेस खुलने के बाद क्या होता है। प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।